बच्चों हम टाइगर किंग में सेकंड पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। लेकिन इस थर्ड पार्ट को पढ़ाने से पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में, मैं उनके रिप्लाई दे देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर में ही क्या है, इज क्या है और अ टीचर क्या है। तो ध्यान देना, ही है सब्जेक्ट, इज है मेन वर्ब जिसको हम क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब, और अ टीचर है कॉम्प्लीमेंट। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे और इसको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी होती है सहायक क्रिया, अर्थात क्रिया की सहायता करने वाली, क्रिया की सहायता करने वाली। किसकी सहायता करने वाली, क्रिया की। अब एक बात बताओ, तो अगर इसको मैं हेल्पिंग वर्ब मानूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, क्रिया की सहायता। तो जब क्रिया ही नहीं है तो सहायता किसकी करेगी, ना तो ए क्रिया है ना टीचर क्रिया है। जब क्रिया इन दोनों में से कोई भी नहीं है, मेन वर्ब इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो इज क्या होगी, खुद ही मेन वर्ब के रूप में ही यूज की जाएगी, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। अगर यही सेंटेंस में लिखूं, ही इज टीचिंग इंग्लिश, अगर ये देखूं तो इज, अब देखना इसमें टीचिंग क्या है, मेन वर्ब, इसलिए इज क्या हो जाएगी, अब हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब दी गई। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज तब ही किया जाएगा जब मेन वर्ब आए। अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है तो खुद इज, एम, आर, अब ये कौन कौन सी वर्ब ऐसी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बिकम, इस तरीके से बी, बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनको हम क्या है मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए उनको किस नाम से जानते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इज क्या है, इस जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, मेन वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो कोई ना कोई इसके साथ वर्ब जरूर दी गई होती। आज टीचर को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एक आध बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट बोला था, लेकिन उसने जो स्पेलिंग बोली थी वो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये थी। अब इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग्स में भी बहुत, एक शब्द ही क्या कर देता है, बहुत बड़ा अंतर कर देता है, ध्यान रखना। तो जैसे वाटर है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है पहले में कि अगर मैं केवल एस लगा दूं तो भी अर्थ बदल जाता है। पानी हो, ये समुद्र हो गया, गुड़ लकड़ी हो गई और गुड्स जंगल हो गया। तो केवल एस लगाने से ही जब अंतर आ जाता है तो ये तो हमने स्पेलिंग में ही क्या कर दी, अंतर कर दिया बीच में। तो ध्यान रखना इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, प्रेज यानी प्रशंसा। यदि हम किसी से कहें आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप बड़े खूबसूरत हो, तो वो हमको क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट। कोई हमसे कहते हैं कि आप बहुत बड़े खूबसूरत हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो वो हमें क्या मिला, कॉम्प्लीमेंट मिला। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है, पूरक। और पूरक क्या है, ही अ टीचर, तो एक टीचर कौन है, ही तो ही है, ही को ही तो क्या बोल रहा हूं मैं, ए टीचर बोल रहा हूं। जब ही को ए टीचर बोल रहा हूं तो ही और ए टीचर दोनों क्या है, एक ही हुए। क्या हुए, एक ही हुए। और एक ही हुए तो ये अलग अलग नहीं है, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जबकि ये ही के साथ, ही को ही क्या बोल रहा है, ए टीचर, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। तो ए टीचर कौन है, ही तो एक टीचर है। जब ही एक टीचर है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन यदि हमें ऑब्जेक्ट पता लगाना हो कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएं, तो ध्यान देना, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। तो आई इसमें सब्जेक्ट हुआ, टीच इसमें वर्ब हुई, यू
अब आई और यू एक है या अलग अलग है? तो अलग अलग है। जब अलग अलग है तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो इंग्लिश, आई और इंग्लिश एक है नहीं, तो ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप कहेंगे एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, बिल्कुल एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जो यू है इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? आईओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड वाला है इसको हम बोलेंगे डीओ, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आई टीच यू इंग्लिश, तो इसमें आई और यू अलग अलग है, इसीलिए, और टीच इसको पढ़ाना है तुमको, तो यहाँ पे जो अर्थ है वो दूसरे की ओर जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट ये वाला जो होता है वो हमेशा कैसा होगा? लिविंग होगा। कैसा होगा? लिविंग। और डीओ जो वस्तु दी जाएगी वो कैसा होगा? हमेशा नहीं है। रूल ये है कि लिविंग को ही नॉन लिविंग से पहले यूज किया जाता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है इंग्लिश के बाद मुझे क्या करना पड़े? यू लिखना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ कोई प्रपोजिशन का यूज करूंगा। बिना प्रपोजिशन के मैं लिविंग को पीछे नहीं ले जा सकता। अगर मैं ले गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप जब सेंटेंस बनाते हो तो आप विशेष तौर पे ध्यान दें कि अगर मैं ऑब्जेक्ट कैसा लिख रहे हैं आप? लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग को बाद में लिखना है, लिविंग को पहले लिखना है। लेकिन अगर आपने नॉन लिविंग पहले लिखा हुआ है तो लिविंग को अगर बाद में लिख रहे हो तो आप प्रपोजिशन का यूज करोगे। बिना प्रपोजिशन के अगर आपने लिविंग को पीछे रख दिया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। विशेष तौर पे ध्यान रखें, मैंने अभी भी आपको बताया कि ही इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन एज क्या है? लिंकिंग वर्ब। और एक टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो होते हैं। ये किस ए टीचर किसके बारे में बताया? ए के बारे में, ही के बारे में, इसीलिए इसको कहा जाएगा सीएस, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट। यानी कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ आई कॉल यू ए हीरो, अगर मैं ये वाक्य बोलूं तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, कॉल इसमें वर्ब हो गई, यू क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए हीरो किसको पुकारा है? देखना यू को। और लेकिन यहाँ हम देखें सेंटेंस में या इंग्लिश के लिए बताना, इंग्लिश के लिए यू शब्द आया है आई नहीं, इंग्लिश अपने आप में बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन यहाँ देखें तो ए हीरो हम किसको बोल रहे हैं? यू को ही तो बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये अलग नहीं हुआ, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो हुआ ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना। अब ये और किसकी विशेषता बताई है इसने? ऑब्जेक्ट को। यहाँ किसकी विशेषता बता रहा था? सब्जेक्ट। इसीलिए ये कहलाएगा सीओ, कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट। तो आप ये विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कब सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? 5 चीज होती है, एस बी ओ सी ए। एक सेंटेंस में 5 चीज पाई जाती है। एस का मतलब सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट और ए का मतलब एडवर्ब। अब आप कहेंगे एडवर्ब वाला, तो एक एडवर्ब वाला भी वाक्य दे देता हूं। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। अब हम क्या बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। ही सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गई, और टू स्कूल क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब कैसे पहचानेंगे कि ये किसके बारे में बता रहा है? प्लेस। तो प्लेस और टाइम के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मैं ऑब्जेक्ट के स्थान के मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस आ रहा है, टाइम आ रहा है, इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो ध्यान रखना। इसीलिए अगर आपको ध्यान है, आपको 10th में जब पैसे वॉइस पढ़ाए होंगे सबने आपको, तो आपको गोज की जगह क्या कराया होगा? गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य। तो गोइंग टू वाले वाक्य कोई अलग से कैसे आ गए? एक बार तो आपने कभी सोचा सर वॉशिंग टू या आपने टीचिंग टू, इस तरीके से क्यों वाक्य नहीं बनवाए? क्योंकि गोइंग टू के बाद क्या यूज नहीं किया जा सकता? ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता।
होता, और पैसिव वॉइस जो बनता है इसमें सबसे पहले हमें क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है सेंटेंस में तो क्या होगा, इसीलिए वाक्य नहीं बनते थे, और इसीलिए हमें इस वाक्य को दूसरे तरीके से बनाना पड़ता था कि ही गोज है, या फिर ही इज गोइंग, गोइंग वाले वाक्य ही इज गोइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें कौन सी पद मानी जाती थी, सॉल्व मानी जाती थी, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो टू के बाद में क्या लगानी पड़ती थी, एक और पद लगानी पड़ती थी। तो इसलिए क्योंकि गो के बाद क्या नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसीलिए हमें दूसरी पद लगानी पड़ी जिसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, और इसलिए पैसिव वॉइस बना था। तो आप विशेष तौर पे ध्यान दें कि हम कब सब्जेक्ट लगाते हैं और कब वर्ब लगाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वर्ब से रिलेटेड भी एक चीज बताता हूँ, ध्यान दें। अच्छा, जिसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट जो बता दिया था, और सेकंड मैंने आपसे क्वेश्चन किया था गो, कि गो का मीनिंग क्या होता है। कई बच्चे तो ये नहीं पता मीनिंग कैसे कहते हैं और स्पेलिंग कैसे कहते हैं। बेटा गो जो है वो स्पेलिंग है, ना कि मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो सीधी बात है, अर्थ क्या हुआ इसका। अब कई लोग कहेंगे जाना है, कई लोग कहेंगे जाओ है, कई लोग कहेंगे जाता है। हमने क्या किया हुआ है कि रटे हुए हैं वर्ड्स, कि बस जो बता दिया आपको वो हमने याद करके रख दिया। क्या इसका रियलिटी में कोई मतलब है, तो देखते हैं। सिंपल सा है, मैं वर्ब की फॉर्म बताता हूँ इसको जानने से पहले। फिफ्थ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म टू गो। ये वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कई लोग बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पता होगा कि वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। कई, मैं ये नहीं कह रहा कि कईयों को 3 ही पता होगा, कईयों को 4 पता होगी, कईयों को 5 भी पता होगी, लेकिन ये 5 पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये जो आगे एरो का निशान लगाया इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है। जैसे मैं लड़का हूँ, मेरा नाम रखा हुआ है मेरे घर वालों ने, आप में से कोई लड़का है, आप लड़की हो, तो आपके घर वालों ने क्या किए होंगे, नाम रखे होंगे। तो ऐसे ही इनके भी तो कोई ना कोई नाम होंगे। तो ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस। अब मैं अगर नाम लिख भी दूँ तो आप क्या करोगे, इनको रट लोगे। आप क्या करोगे, रट लोगे, और जब रट लोगे तो फिर भूल जाओगे आप निश्चित रूप से। तो मैं रटने की बजाय मैं इनका तरीका भी बताता हूँ कि जैसे हमारा नाम रखते हैं तो घर वाले हमें देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र में किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है। पंडित जी हमारी क्या बनाते हैं, हमारी जो जन्म कुंडली है उसको देख के कि हाँ ये का से नाम निकला है या पा से निकला है या किसी भी से भी नाम निकला है वो हमें बताते हैं। सेम आप इसका है। तो ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट टेंस क्यों रखा है, या इसको कभी कभी प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। तो क्यों रखा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल किस टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में ही यूज की जाती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या रखा गया, प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम रखा गया पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म। क्यों रखा गया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल किस टेंस में यूज होती है, पास्ट टेंस में यूज की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब बात आई है पार्टिसिपल क्या है, तो ध्यान रखना कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई लाइक लाफिंग फेसेस। मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें भी पार्टिसिपल है।
तो ध्यान रखना ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताता हूँ कि दोज वर्ड्स which act as a verb or an adjective are called participles। यानी कि वे शब्द जो या तो वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं क्या कहलाएंगे, पार्टिसिपल कहलाएंगे। ऐसे शब्द जो वर्ब के रूप में भी काम आ जाए और एडजेक्टिव के रूप में भी काम आ जाए क्या कहलाएंगे, पार्टिसिपल कहलाएंगे। अब कैसे आएंगे वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो देखो आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, वर्ब, लाफिंग क्या है, क्योंकि लाफिंग क्या करती है, फेसेस की विशेषता बताती है कि चेहरे कैसे हंसते हुए, और जब विशेषता बताई जाती है जिसकी वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, विशेषण। लेकिन अगर मैं लिखूं आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, तो आई इसमें सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई और एम लाफिंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो एक बार बताओ लाफिंग ही ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो ये किसके रूप में आई है, एडजेक्टिव के रूप में आई है, और यहाँ लाफिंग किसके रूप में आई है, मेन वर्ब के रूप में आई है। एक ही शब्द है वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ रहा है और एक सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ये केवल क्वालिटी किसके अंतर्गत होती है, पार्टिसिपल के अंतर्गत, और किसी के अंतर्गत नहीं होती है। कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऐसी है जो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो जाती है और वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है। उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ ये ओनली वर्ब के रूप में यूज की जाती है, एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं की जाती। तो विशेष तौर पर ध्यान दें। अच्छा एक सेंटेंस और होता है जैसे लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर इस सेंटेंस को देखूं तो इस जगह लाफिंग जो है वो क्या है, तो जीरंड है। अब ये जीरंड क्या हुआ, अभी आपने मैंने पार्टिसिपल बताया तो ध्यान रखना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी किसके रूप में आ जाए, नाउन के रूप में आ जाए, तो वो क्या बन जाती है, जीरंड बन जाती है। और वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आए तो पार्टिसिपल। तो ध्यान रखना जब वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तब तो होगी पार्टिसिपल, लेकिन जब नाउन के रूप में आए तब तो क्या कहलाएगी, जीरंड। ये चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी टफ है, मैं इनको बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया मैं फिर बताऊंगा अगर आप में से क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम पहली बार में डर जाते हैं कि वर्ब है। क्योंकि अगर इन वर्ब को नहीं जानते ना तो आप ना तो सेंटेंस बना सकते हो, ना आप क्वेश्चन के आंसर्स बना सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि इनको ही पढ़ के हम केवल सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, टू इन्फिनिटिव। अब तुम्हारे टीचर ने, एक हिंदी वाले टीचर्स ने ये बताया होगा कि रोना, धोना, हंसना, खेलना, कूदना ये सब क्या होती हैं, शुद्ध वर्ब होती हैं, शुद्ध क्रियाएं होती हैं। तो इंग्लिश में शुद्ध क्रिया कौन सी होती है, ध्यान रखना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। और कई बच्चों ने यानी कई टीचर्स ने आपको ये भी बताया होगा और कई बच्चों को पता भी होगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट वर्ब। क्या कहते हैं, रूट वर्ब। तो अब इसी से मैं गो का अर्थ बताऊंगा अभी आपको। तो ध्यान रखना मैंने ये चीज इसलिए बताई है जिससे मैं गो का अर्थ बता सकूं और आपको रटना भी ना पड़े। अब सेंटेंस होता है बह जाता है, बह जाता है, और एक है उसे जाना है। अगर मैं ये बच्चों से बनवाऊं क्वेश्चन का कि इसका आंसर बनाइए, बताइए, इंग्लिश बनाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए इसको, तो बड़ी आसानी से बच्चा ऊपर वाला बना देता है, नीचे वाला उसको टफ लगता है। लेकिन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ही, ध्यान देना, बोझ का इसका क्या हो जाएगा, बोझ, तो बड़ी आसानी से बना दिया। इसको देखें तो ही, अब देखिए उसे और वह में कोई अंतर नहीं है में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर क्या होता है, जाता और जाना का। तो ध्यान रखना जहाँ जाना आ रहा है तो वहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही इज टू गो। कई लोग इसको हैव टू भी बता देते हैं, हैज टू, हैव टू, वो कंपल्जन है, इसमें थोड़ा सा कम कंपल्जन होता है, हैज टू हैव टू में ज़्यादा कंपल्जन होता है, यानी कि ज़्यादा मजबूरी होती है जाने की। तो ध्यान रखना ही इज टू गो। तो अब जाना की स्पेलिंग क्या हुई, गो हुई या टू गो हुई, तो ध्यान रखना कौन सी होती है, टू गो, जो मैंने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बताई है। तो ध्यान रखना जो जाना है, खाना, अगर आपसे कहें कोई हंसना तो हंसना की स्पेलिंग लाफ नहीं होगी, ध्यान रखना टू लाफ होगी। तो लाफ किसकी होगी, ओनली हंसता, किसकी होगी, हंसता।
तो आप ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हंसना, इसीलिए हम क्या नहीं करते, जो नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं हमारे घर पे जो बोले जाते हैं कि मम्मी मुझे खाना खाना है, तो आप ये नहीं बना पाते आप, क्योंकि आपको शुरू से ही क्या सिखाए जाते हैं, टेंस सिखाए जाते हैं, जिनको हमें एक मैकेनिक की तरह हमें बस ट्रीट कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल वे में भी हम इंग्लिश बोलते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना खाना है, तो कैसे बोलोगे, मम्मी आई एम टू ईट फूड। बट अब आप हर किसी सेंटेंस को बहुत ईजी वे में बना सकते हो यदि आप जानते हो कि इन दोनों में अंतर क्या है, ता का अर्थ क्या है और ना का अर्थ क्या है। तो मैंने आपको दोनों का अर्थ बताया, ता क्या होता है और ना क्या होता है। ना कौन से वाले में आते हैं, जिसमें वर्ब की कौन सी फिफ्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपके साइड किसी थर्ड पार्ट पे रहता हूँ, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया थोड़ा सा, इसको ग्रामर को बताते हुए आपको मैं लास्ट में आपको ग्रामर को छोड़ के अब आता हूँ आपके पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तो देखना थर्ड पार्ट में है क्या। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वो राजा क्या करता है कि एक टाइगर को मार देता है और चीफ एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसको बुलाता है और उसको दिखाता है कि मैंने मार दिया और तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तब वो कहता है कि तुम्हें एक टाइगर को तुम मार सकते हो इसी तरीके से, जिस तरीके से एक मारा है इसी तरीके से तुम 99 टाइगर्स मार सकते हो, 100 टाइगर नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हें 100वें टाइगर से क्या होगा, बचकर रहना होगा। तभी से प्रतिज्ञा करता है कौन, महाराजा टाइगर के लिए। जो महाराजा है वो करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 100 टाइगर मार कर ही अब क्या करूँगा, कोई मीटिंग अटेंड करूँगा। तभी वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट क्या है, तो वो बैन कर देते हैं, बैन किसको बैन कर देते हैं, टाइगर किलिंग, टाइगर किलिंग किसमें, अपने जो स्टेट का प्रतिबंध पर, उसमें स्टेट, कौन सा स्टेट, प्रतिबंध पर। प्रतिबंध पर उसमें क्या कर देते हैं, वो टाइगर किलिंग को क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा। यदि किसी ने भी क्या किया, फ्लिंग अब पेबल, हम पेबल बोलते हैं, छोटे पत्थर को बोलते हैं पेबल, कंकड़ पत्थर जो बोलते हैं। तो अगर किसी ने एक पेबल भी क्या किया, फ्लंग किया, है ना, तो छाला, लेकिन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी फ्लंग। एक भी पत्थर क्या किया, उछाला, किसकी ओर, टुवर्ड्स द टाइगर, टाइगर। यदि एक भी पत्थर क्या किया, या कंकड़ पत्थर क्या किया, टाइगर की ओर उछाला भी, तो ध्यान रखना उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है एंड वेल्थ है वो कॉन्फिस्केटेड कर दी जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर दी जाएगी। ये किसने आदेश दे दिया, महाराजा ने। ये अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, घोषणा। ये घोषणा कर दी कि कोई भी क्या करेगा, अगर टाइगर की ओर एक भी पत्थर उछालेगा तो उसकी सारी की सारी संपत्ति, मारना तो बहुत दूर है, अगर कोई पत्थर भी मारेगा ना उनको, तो भी उसकी प्रॉपर्टी और वेल्थ को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो महाराजा थे वो क्या करने लगे, किलिंग करने लगे कंटिन्यू, किसकी, टाइगर्स की। जब टाइगर्स की वो किलिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे कई बार टाइगर ने भी उनकी तरफ क्या किया, अटैक किया, लेकिन एवरी टाइम महाराजा बना, महाराजा ही जीते, इसीलिए उनका नाम पड़ा था क्या, टाइगर किंग। ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या हुआ, हर बार महाराजा जीते, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई
कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर था उस टाइम में उसको क्या कहा जाता था, दुरई। क्या कहा जाता था उसको, दुरई। तो दुरई ने ये अनाउंसमेंट की थी, ये बताया था क्योंकि कब्जा था किनका, अंग्रेजों का। जब अंग्रेजों का कब्जा था तो उन अंग्रेजों के कब्जे वाले जगह पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ऑफिसर ने ये अनाउंसमेंट किया कि वो क्या के लिए आ रहा है, टाइगर क्लीन करने के लिए आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जो महाराजा थे उन्होंने उससे क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारे लिए BOAR, बोर का मतलब होता है सुअर, कि हम बोर हंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। बोर हंट का सुअर का शिकार करवा सकते हैं, माउस का हंट भी करा सकते हैं, चूहे का भी शिकार करवा सकते हैं, यहाँ तक कि मॉस्किटो हंट भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट नहीं। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर था, दुरई था, उसने भी एक अनाउंसमेंट फिर दोबारा से उसने दीवान से कहवाया कि मुझे क्या करना है, क्लिक अ फोटोग्राफ, क्लिक अ फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना है ना, ये इंपॉर्टेंट है फोटो खिंचवाना। इस पर द कार्कास ऑफ द कार्कास, कार्कास का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, मृत शरीर, है ना। जो आप टाइगर को मार दोगे तो उसके ऊपर बस क्या करना है, फोटो खिंचाना है। लेकिन यदि इस चीज को अलाउ कर देते कौन, टाइगर किंग, तो नेक्स्ट कोई ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता तो उसको फिर वो कैसे सेटिस्फाई कर पाते, इसलिए वो मना कर देते हैं। और जब मना कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को तो वो अपने किंगडम को लॉस्ट हिज किंगडम, यानी कि अपने किंगडम को लॉस्ट यानी कि खोने के कगार पर आ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जब अधिकारी क्या हो गया, नाराज हो गया, तो वो अपना क्या खो देंगे, किंगडम खो देंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एक ब्रिटिश कंपनी होती है, एक ब्रिटिश कंपनी होती है, किसकी, कलकत्ता में, उनसे एक्सपेंसिव डायमंड रिंग की अनाउंसमेंट, डायमंड रिंग जो है उनकी वो डिमांड करता है कि आप ऐसा करो, मुझे क्या करिए, सैंपल भेजिए। कौन कहता है इस बात को, महाराजा कहता है। और कितने सैंपल बनाता है, 100 डायमंड रिंग्स के वो सैंपल बनाता है और उनको किसको भेजता है, दुर्यासनी को। किसको भेजता है, दुर्यासनी को, जो दुरई की क्या है, पत्नी है, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड लेडी, गुड लेडी। तो उसको भिजवाता है। वो सोचता है कि जब वाइफ मान जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा कि ठीक है भाई तू जैसा है वैसा कर दे। तो उसको खुश करने के लिए क्या कर देता है, 100 डायमंड रिंग भिजवाता है, ठीक है। और जब 100 डायमंड रिंग भिजवाता है, वो सोचता है कि ये क्या करेगी, 1 और 2 क्या कर देगी, चूज कर देगी उनमें से, नेक्स्ट जो शेष है ना, उनको क्या करेगी, वापस भेज देगी। लेकिन जो गुड लेडी है, वो क्या कर देती है, वो एक रिप्लाई भेजती है, क्या बोलती है, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। तो इस तरीके के बाद 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का क्या आता है, एक बिल आ जाता है उस कलकत्ता की कंपनी की तरफ से महाराजा के लिए। उस टाइम पे आप सोच सकते हो 3 लाख रुपए कितने होंगे, लेकिन महाराजा को इस बात से सेटिस्फाई होता है कि उसने अपना किंगडम जो है वो लॉस्ट होने से क्या कर दिया, सेव कर दिया, अपना किंगडम सेव कर दिया, बचा दिया। तो ये आपको मैंने कौन सा कंप्लीट कराया, 3rd पार्ट कराया। अब आपको ये मैंने 3rd पार्ट कराया है, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। अभी जब तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा।